गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आईटी एक्ट के अंदर टॉपिक ले रहे हैं और टॉपिक जो है सेक्शन 25 है, सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस। उससे पहले हमने लाइसेंस का प्रोसीजर लिया था। अब इस सेक्शन में हम सस्पेंशन की बात कर रहे हैं कि सस्पेंशन कब होगा लाइसेंस का। इसका सबसेक्शन 1 है, द कंट्रोलर में इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी। तो उसमें अगर कंट्रोलर को उस इंक्वायरी करने के बाद में जो उसको लगता है और उसको सेटिस्फेक्शन है इस बात का, एज ही में थिंक फिट कि, और उसको लगता है कि ये फिट केस है उसके अंदर, दैट सर्टिफाइंग अथॉरिटी हैज़, कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसने क्या काम किया है, ए मेड स्टेटमेंट इन और इन रिलेशन टू द एप्लीकेशन फॉर इशू और रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस, कि उसमें इशू करने में या रिन्यूअल करने में लाइसेंस के एप्लीकेशन जो फाइल की थी सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने, उसमें जो स्टेटमेंट किया है या उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इनकरेक्ट है और फॉल्स इन मटेरियल पर्टिकुलर्स, या फिर वो झूठी इन्फॉर्मेशन दी है उसने। बी है फेल्ड टू कंप्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशंस सब्जेक्ट टू विच द लाइसेंस वाज ग्रांटेड, और वो टर्म्स कंडीशन जिसके तहत उसको लाइसेंस इशू किया गया था उसको कंप्लाई करने में अगर फेल हो जाते हैं तो ये सस्पेंशन होगा लाइसेंस का, हो सकता है। सी है फेल टू मेंटेन द प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 30। तो सेक्शन 30 में जो प्रोसीजर्स हैं और स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने की बात थी वो मेंटेन करने में फेल हो गए हैं अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी, तो सस्पेंशन हो सकता है। डी है कॉन्ट्रावेंड एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, रूल, रेगुलेशन और ऑर्डर मेड देयर अंडर, या इस एक्ट के रूल के, रेगुलेशन या ऑर्डर उसके अंडर जो पास किए गए हैं उसके प्रोविजन में से किसी भी चीज़ का उन्होंने उल्लंघन किया है। रिवोक द लाइसेंस, तो इनमें से कुछ भी इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंस होने पे रिवोक किया जा सकता है लाइसेंस। प्रोवाइडेड दैट नो लाइसेंस शैल बी रिवोक्ड अनलेस द सर्टिफाइंग अथॉरिटी हैज़ बीन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, कि कोई भी लाइसेंस को रिवोक नहीं किया जाएगा जब तक कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी गई हो, नहीं दी गई हो तब तक, ऑफ शोइंग कोज अगेंस्ट द प्रपोज रिवोकेशन, कि अगर आपने ये जो कंप्लेंट्स नहीं किया है उसके क्या कारण रहा है, शो को बताना पड़ेगा, और अगर आप उसका कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं बता पाए तो ये रिवोकेशन कर दिया जाएगा लाइसेंस का। इस तरह से रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिया जाना ज़रूरी है। सेकंड सबसेक्शन है इसका, द कंट्रोलर में इफ़ ही हैज़ रीजनेबल कॉज टू बिलीव, कि जो कंट्रोलर है उसको ये विश्वास करने का उचित कारण है, दैट देयर इज़ एनी ग्राउंड फॉर रिवोकिंग अ लाइसेंस, कि उस कोई ग्राउंड है जिसकी वजह से लाइसेंस को रिवोक किया जाना है अंडर सबसेक्शन 1, कि सबसेक्शन 1 के जो ग्राउंड्स हैं उसमें से कोई भी ग्राउंड है जिसकी वजह से लाइसेंस को रिवोक किया जाना है। बाय ऑर्डर सस्पेंड सच लाइसेंस, तो उस केस में ऑर्डर पास करके और उस लाइसेंस को सस्पेंड कर सकते हैं। पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ एन इंक्वायरी ऑर्डर्ड बाय हिम, और जब तक कि वो इंक्वायरी जो ऑर्डर की थी वो कंप्लीट नहीं होती है उससे पहले भी इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा और फाइनली डिसीजन बाद में लिया जा सकता है। प्रोवाइडेड कंडीशन है दैट नो लाइसेंस शैल बी सस्पेंडेड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 10 डेज, कि कोई भी लाइसेंस का सस्पेंशन 10 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं किया जाएगा, अनलेस द सर्टिफाइंग अथॉरिटी हैज़ बीन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज, कि जब तक कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी शो कॉज करने के लिए नहीं दी गई है, अगेंस्ट द प्रपोज सस्पेंशन, जो प्रपोज सस्पेंशन है उसके अगेंस्ट उसको शो कॉज दे के, और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जब तक नहीं दी गई हो तब तक 10 दिन से ज़्यादा का सस्पेंशन नहीं किया जाएगा। थर्ड सबसेक्शन है, नो सर्टिफाइंग अथॉरिटी हुज लाइसेंस हैज़ बीन सस्पेंडेड शैल इशू एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट ड्यूरिंग सच सस्पेंशन, तो कोई भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी जिसका लाइसेंस इस सेक्शन के तहत सस्पेंड कर दिया गया है वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा जब तक कि वो सस्पेंशन का टाइम पीरियड चल रहा है। नेक्स्ट है सेक्शन 26, नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, कि जो सस्पेंशन है या रिवोकेशन है उसके नोटिस के बारे में सेक्शन 26 है। इसका सबसेक्शन 1 है, वेयर द लाइसेंस ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी सस्पेंडेड और रिवोक्ड, कि जब सर्टिफाइंग अथॉरिटी का जो लाइसेंस है वो
सस्पेंड कर दिया गया है या रिवोक कर दिया गया है, द कंट्रोलर शेल पब्लिश नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन। तो उस केस में कंट्रोलर उस नोटिस जो दिया गया है सस्पेंशन का या रिवोकेशन का, उसका पब्लिकेशन करेगा एज द केस में बी इन द डेटाबेस मेंटेन्ड बाय हिम, और जो डेटाबेस उसके द्वारा मेंटेन किया जा रहा है उसके अंदर इसको पब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट सेकंड सबसेक्शन है वेयर वन और मोर रिपोजिटरीज आर स्पेसिफाइड, कि जब एक या एक से ज़्यादा रिपोजिटरीज मतलब जहाँ पे भी वो डेटा जमा होगा वो स्पेसिफाई कर दी गई है। द कंट्रोलर शेल पब्लिश नोटिसेज ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन, तो उसके इसमें कंट्रोलर उन नोटिसेस को पब्लिश करेगा सस्पेंशन या रिवोकेशन के, एज द केस में भी इन ऑल सच रिपोजिटरीज। तो उस केस में जितनी भी रिपोजिटरीज हैं उन सब में उसको पब्लिश करेगा नोटिस को, चाहे वो सस्पेंशन का है चाहे वो रिवोकेशन का है। प्रोवाइडेड कंडीशन दे रखी है दैट द डेटाबेस कंटेनिंग द नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन एज द केस में भी, कंडीशन ये है कि जो डेटाबेस है जिसमें नोटिस है सस्पेंशन का या रिवोकेशन का, एज द केस में भी शेल बी मेड अवेलेबल थ्रू अ वेबसाइट विच शेल बी एसेसिबल राउंड द क्लॉक। और ये जो नोटिस है उसको वेबसाइट के थ्रू भी एक्सेसिबल बनाया जाएगा, ताकि कोई भी चाहे कि किस सर्टिफाइंग अथॉरिटी की क्या स्टेटस है तो वो वहाँ पे वो वेबसाइट से राउंड द क्लॉक अवेलेबल होना चाहिए, ताकि वो कभी भी ये चेक कर पाए कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लाइसेंस जो दिया गया है वो सस्पेंशन तो नहीं है या रिवोकेशन तो नहीं कर दिया गया है। प्रोवाइडेड फर्दर कंडीशन है दैट द कंट्रोलर में इफ़ ही कंसिडर्स नेसेसरी, कि कंट्रोलर को अगर ये ज़रूरी लगता है, पब्लिसाइज द कंटेंट्स ऑफ डेटाबेस इन सच इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडिया। तो उस केस में जो कंटेंट है डेटाबेस के उसको पब्लिसाइज कर सकता है वो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या दूसरा कोई मीडिया है, एज ही में कंसिडर अप्रोप्रिएट, जैसा कि उसको उचित लगता है उस मीडिया में वो उसको पब्लिसाइज कर सकता है जो कंटेंट्स हैं डेटाबेस के, उनको इलेक्ट्रॉनिक या दूसरे मीडिया में, ताकि लोगों को इस बात की जानकारी रहे कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी का कोई लाइसेंस रिवोकेशन में तो नहीं है या सस्पेंशन में नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन 27 है पावर टू डेलीगेट। कंट्रोलर राइटिंग में ऑथराइज द डेप्यूटी कंट्रोलर, तो कंट्रोलर के पास में ये पावर रहेगा कि वो जो अपना काम है वो जो पावर्स हैं वो एक्सरसाइज करने के लिए किसी दूसरे को डेलीगेट कर दे, तो वो ऑथराइज कर सकता है डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर या कोई दूसरे ऑफिसर को टू एक्सरसाइज एनी ऑफ द पावर्स ऑफ द कंट्रोलर अंडर दिस चैप्टर। तो जो कंट्रोलर के पास पावर हैं वो पावर वो दूसरों को भी डेलीगेट कर सकता है इस चैप्टर के अंदर। ये सेक्शन 27 है। नेक्स्ट है 28 पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉन्ट्रवेंशंस, कि अगर कोई उल्लंघन होते हैं तो उसको इन्वेस्टिगेट करने का पावर के बारे में ये सेक्शन 28 है। इसका सबसेक्शन 1 है द कंट्रोलर और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ, या तो कंट्रोलर खुद या वो ऑफिसर जिसको इसके लिए ऑथराइज किया गया है, शेल टेक अप फॉर इन्वेस्टिगेशन एनी कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रूल्स और रेगुलेशन मेड देयर अंडर। तो वो इस एक्ट या रूल्स या रेगुलेशन के कॉन्ट्रवेंशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो ले सकते हैं, वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ये सबसेक्शन 1 में दे रखा है। नेक्स्ट है सेकंड सबसेक्शन द कंट्रोलर और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ, के कंट्रोलर या उसके ऑथराइजेशन से कोई भी दूसरा ऑफिसर शेल एक्सरसाइज द लाइक पावर्स विच आर कन्फर्ड ऑन इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। तो वो इसी तरह से पावर को एक्सरसाइज करेंगे जैसा कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को अंडर चैप्टर 13 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स एक्ट में जैसे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को पावर दे रखा है, वैसे ही ये जो कंट्रोलर है या उसके ऑथराइज कोई भी ऑफिसर पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड शेल एक्सरसाइज सच पावर्स सब्जेक्ट टू सच लिमिटेशंस लेट डाउन अंडर दैट एक्ट। और वो जो पावर्स एक्सरसाइज करते टाइम में जो लिमिटेशंस दे रखी है उस एक्ट के तहत, इनकम टैक्स एक्ट के तहत, उनको ध्यान में रखते हुए ही वो पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये कंडीशन भी रहेगी। तो ये आज हमने सेक्शन 25 से लगा के 28 तक डिस्कशन किया है IT एक्ट के तहत। उससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।